नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाले हैं प्रोनाउन की क्लास नंबर 4। क्लास 3 अब तक हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी चौथे नंबर की क्लास है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ एकदम से आप बढ़िया हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, जिंदाबाद हो। और बिना देरी किए सेशन को शुरू करता हूँ। कल हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब हो जाता है जो इसका मीनिंग हिंदी में जो सेंस से निकलता है, जो यही वह लड़का है जिसने, जिसने वो जो सेंस होता है ना, जो या जिसने। आपको इससे मीनिंग से मतलब नहीं है, क्या मीनिंग निकलता है उससे कोई मतलब नहीं है। जो की, जिसने, ये वाला सेंस इसमें बनता है। होते तो बहुत सारे हैं, स्पेशली आपको हु, विच और दैट को पढ़ना है। हु विच दैट आपको स्पेशली पढ़ना है, हु विच दैट। अब देखो, हु आप बोलोगे जी ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, विच भी होता है, दैट भी होता है। मैं बोल रहा हूं जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आप बोलोगे जी हमको पता कैसे चलेगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं बोलूं हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो जब भी हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा और इंटेरोगेटिव साइन बाद में आएगा। इंटेरोगेटिव साइन बाद में आएगा। मैं बोलूं विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है। विच सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है कि तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, बाद में इंटेरोगेटिव साइन है, तो यहां पे ये मेरे भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा, तब ये जहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वहां की तो बात ही नहीं हो रही, वहां पे तो बात ही नहीं हो रही। नाउन की जो वर्कशीट है वो मैंने दे दी है। वो मैंने आपको पहले प्रोनाउन की क्लास में गलती से ऐड हो गई थी, नाउन की में ऐड हो चुकी है। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको दे दी है। बताओ और कैसे करो भाई, आप एड्रेस दे दो, मैं घर घर कुरियर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दे दी है, बता दी है। उसके बावजूद आप नाउन की वर्कशीट ठीक है सॉल्व कराएंगे संडे में। मैं बात कर रहा हूं इसको रिलेटिव प्रोनाउन जब ये बनता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तो बात ही नहीं कर रहा, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन कब बनता है, जब ये सेंटेंस के बीच में आता है, तब यह मेरे भाई कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का काम तो दो क्लोज को जोड़ना होता है। हाँ, कंजंक्शन मतलब जोड़ता है, जंक्शन मतलब जोड़ होता है, जंक्शन मतलब जोड़ होता है। तो जब यह कंजंक्शन का काम करता है, चीजों को जोड़ने का काम करता है, यह सेंटेंस के मिडल में आएगा, बीच में आएगा। ठीक है जी। हु होता है ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, हु मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए आएगा जब यह रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, साथ के साथ एनिमल बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ बर्ड्स के लिए। ठीक है जी, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। हु आएगा किसी मानव के लिए, विच आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स बर्ड्स के लिए, पक्षी के लिए, जानवर के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए आप हु का यूज करोगे। और जो दैट है ना, दैट है आलू। आलू से मेरा क्या मतलब है, आलू वो होता है जो सब सब्जी में एडजस्ट हो जाता है। आलू गोभी, आलू पालक, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू भिंडी, आलू अरबी, आलू कढ़ी, आलू साग, आलू जीरा, दम आलू, हर चीज में आलू गिर जाता है, हर चीज में आलू गिर जाता है। तो ये दैट जो है, ये है मेरे भाई आलू। ये सबके साथ आ सकता है। इसका मतलब दैट कभी गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब आया हुआ दैट कभी भी गलत नहीं हो सकता। दैट आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। दैट सबके लिए आ सकता है। ह्यूमन बीइंग के लिए हु आ रहा था, दैट भी आ जाता है। नॉन लिविंग बीइंग, एनिमल, बर्ड्स के लिए तो विच आ रहा था, दैट भी आ सकता है। दैट सबके साथ आ सकता है। आपको इतनी सी बात समझ में आई। हु मैं लगाऊंगा किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, विच लगाऊंगा नॉन लिविंग बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, दैट लगाऊंगा सबके साथ।
दैट सबके साथ आ सकता है। इतनी सी बात समझ में आई हो तो आप आगे मैं बढ़ जाता हूं। अब मैं दिखाता हूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कैसे काम करते हैं। मैंने बोला आई लाइक रीना, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, रीना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने बोला सब्जेक्ट हो वर्ब हो क्लोज बन जाते हैं, क्लोज वन हो गया। सी लाइक्स मी, सी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, सी सब्जेक्टिव केस है, क्लोज टू। एंड ने दो क्लोज को जोड़ा है, एंड मेरा कंजंक्शन है। आई लाइक रीना, मैं रीना को लाइक करता हूं, एंड और सी वह लाइक्स करती है, पसंद, मी मुझे। मैं रीना को लाइक्स करता हूं और वह मुझे लाइक करती है, ये इसका मतलब है। आई लाइक रीना एंड सी लाइक्स मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब मिलते ही क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब मिलते ही क्लोज टू, एंड कंजंक्शन था। अब देखो मैंने क्या बदला है, आई सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, लाइक की जगह लाइक। इसका मतलब है मैं रीना को पसंद करता हूं और वह मुझे पसंद करती है। एक तो मैंने बोला और दूसरा बोला वह, तो एक तो कंजंक्शन है और एक यह प्रोनाउन है। रीना का रीना, लाइक्स का लाइक्स, मी का मी। मैंने एंड और सी ही वह, कंजंक्शन और प्रोनाउन की जगह एक वर्ड लिख दिया है हु, जिसका मतलब है जो। मैं रीना को पसंद करता हूं जो मुझे पसंद करती है, जो मुझे पसंद करती है, जो मुझे पसंद करती है, ठीक है, जो मुझे पसंद करती है। आपने देखा सब कुछ तो सेम है, क्या है ये? क्लास ले ले भाई, ना ले? बताओ, ठीक है। तो मैंने हु को यूज किया है। अब आप बोलो हु किस किस की जगह ले रहा है? एक तो कंजंक्शन की जगह ले रहा है और एक प्रोनाउन की जगह ले रहा है। क्योंकि यह प्रोनाउन की जगह ले रहा है इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और चूंकि यह कंजंक्शन की जगह रह रहा है, यह फंक्शन करता है कंजंक्शन का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? जी जी, ठीक है, बात समझ में आई? यह कंजंक्शन की जगह ले रहा है, प्रोनाउन की जगह ले रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया और कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अब इसके कुछ केस होते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके केस होंगे। देखो कुछ केस होते हैं। अभी आप ये वाली बात छोड़ दो, इस बात को अभी आप भूल जाओ, इस वाली बात को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको यहां से हटा देता हूं मैं ना। अभी आपको ध्यान देना है, मैंने बोला था आई एक प्रोनाउन है, आपने बोला अच्छा प्रोनाउन है तो इसके केस होंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई का सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस मी है और एडजेक्टिव केस उसका माई है। मैंने बोला हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आप बोलो तो इसके केस होने चाहिए। हाँ जी, इसके भी केस है। सब्जेक्टिव केस हु है, ऑब्जेक्टिव केस हुम है और एडजेक्टिव केस है हुज। जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस होता था, मी ऑब्जेक्टिव केस होता था और माई एडजेक्टिव केस होता था। इसकी कुछ शर्त होती है, कि कहां पे हु लगाना है, कहां पे विच लगाना है, कहां पे क्या लगाना है। आप देखेंगे सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट मी है, तो हु सब्जेक्ट के स्थान पर आना चाहिए जैसे आई सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। हुम ऑब्जेक्ट के स्थान पर आना चाहिए जैसे मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे ही वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद हुम आना चाहिए था। और तीसरी शर्त क्या है मेरे भाई? जैसे माई के बाद नाउन आती है माई बुक, ऐसे ही हुज के बाद नाउन आनी चाहिए, ऑफ विच के बाद नाउन आनी चाहिए, हुज के बाद वहां नाउन आनी चाहिए, ऑफ विच के बाद नाउन आनी चाहिए, ठीक है।
हुज के बाद नाउन आनी चाहिए, ऑफ विच के बाद नाउन आनी चाहिए। उसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द टीचर क्या है मेरे भाई? एक सब्जेक्ट है। अब मुझे ये बात बताओ, जो टीचर है वो एनिमल है, बर्ड्स है, नॉन लिविंग बीइंग है, या ह्यूमन बीइंग है? मैं आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोलोगे जी जो टीचर है ना वह एक ह्यूमन बीइंग है, कोई मानव है, जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है मानव है। इसका मतलब यहां पे इसलिए मैंने हु को यूज किया है कि यह रिलेट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को। जैसे कि पिछले सेंटेंस में आपने देखा, इसने रिलेट किया था रीना को। रीना एक मानव है तो इसलिए मैंने हु लगाया था। ऐसे ही इस सेंटेंस में आप देखेंगे जो टीचर है ना वह ह्यूमन बीइंग है तो इसलिए यहां पे हु आया है, विच नहीं आ सकता था। विच टीच अस इंग्लिश, टीच अस इंग्लिश इज अ सिंपल में इन अ सिंपल में। इन अ सिंपल वे कोई लॉजिक या तो इज अ सिंपल मैन करना, चलो छोड़ो। आपको मेरे को ये समझाना था, टीचर के लिए मैंने हु का यूज किया। दिस इज द केक। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आई है, यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आई है, तो मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने केक का यूज किया है। अब आप मुझे बताएंगे केक क्या है? केक एक नॉन लिविंग बीइंग है ना, नॉन लिविंग बीइंग है, तो मैंने इसलिए विच का यूज किया। तो ऐसे ही अब आपको क्वेश्चन बताना है, ऐसे आपको क्वेश्चन बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन, यहां से यहां तक आप बोलेंगे क्या आना चाहिए? सोहन, हु आना चाहिए, विच आना चाहिए, दैट आना चाहिए, होम आना चाहिए, सेंड यू आर द बुक इज, सेंड यू द बुक था, यू द बुक इज माई क्लासमेट, ऐसे है। बुक वहां पे जाएगा, बुक वहां पे जाएगा। परेशान आ रही, ठीक है क्या बोले, क्या ठीक है जी। तो आप बोलेंगे जो सोहन है वो ह्यूमन बीइंग है और मानव के लिए हु आएगा, तो विच तो नहीं आ सकता। दैट गलत नहीं है, दैट भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। आपने एक गलती यहां पे की, आप दैट नहीं बोल रहे हो। मैंने बोला दैट तो कभी गलत होता ही नहीं है, दैट भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। लेकिन सोहन एक व्यक्ति है, उसके लिए मैं विच यूज नहीं कर सकता, विच यूज नहीं कर सकता। सोहन एक मानव है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो या तो हु आएगा या दैट आएगा। मानव के लिए या तो हु आता है या दैट आता है, ठीक है जी। जी अब इस यहां पे हु आ गया, मैंने हु लगा दिया। हु आएगा या हुम आएगा वो हम अभी आगे समझेंगे। ऐसे ही आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या आना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप बताएंगे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आप बताएंगे क्या आएगा। हाँ देखो केक वाले में तो कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, दैट तो सबके साथ आ जाता है। हाँ फर्स्ट अगर दोनों ऑप्शन में तो आप वो लगाओगे, दैट भी गलत नहीं है, लेकिन दैट भी गलत नहीं। अगला क्वेश्चन है माई डॉटर, माई के बाद नाउन आती है, डॉटर नाउन आ गई है ना। बाउट मतलब बाई की V2 फॉर्म है। आ BMW इज हर फेवरेट कार, तो यहां पे हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा। बताओ क्या आएगा, आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। आप बोलेंगे जी यहां पे मेरे को जगह भरनी है, उससे पहले एक BMW है, BMW ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है तो हु नहीं आ सकता। दैट कभी गलत नहीं हो सकता, दैट आ सकता है। और दैट से अलग अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो विच आ सकता है। दैट लगाओ विच लगाओ दोनों सही है,
दैट भी सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है, विच भी सही है जी। अच्छा जी, हु, BMW के बाद हु लगा रहा है कोई। अच्छा जी, मतलब BMW एक मानव है, BMW एक ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ आप वो लगाओगे। बताओ क्या करे टीचर, इससे सिंपल लैंग्वेज में और कैसे समझा, कैसे समझाऊं इससे सिंपल लैंग्वेज में। कह रहा है जी हु इज हर फेवरेट कार, BMW के बाद हु लगा दो। मेरे भाई BMW मानव नहीं है, कोई मानव होता अब तो है, वो मानव को तो माई डॉटर को रिलेट नहीं कर रही। रिलेटिव प्रोनाउन उसने पहले आए हुए एंटीसीडेंट नाउन को रिलेट करती है, अपने से जो पहले नाउन आई है। यहां पे मैंने क्या रिलेट करके दिखाया था आपको, यहाँ पे मैंने ये केक पे निशान लगाया था, यहाँ पे मैंने जस्ट पहले सोहन पे निशान लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं टीचर्स पे निशान लगा रहा हूं। तो वो चीज तो देखो, वो चीज तो ठीक देखो, मैं निशान कहाँ पे लगा रहा हूं, मैं तीर कहाँ पे लगा रहा हूं, तीर कहाँ पे लगा रहा हूं। इससे पहले क्या आया है मेरे भाई, BMW आई है, कार है, उसके साथ में हु यूज नहीं कर सकता, विच का यूज कर सकता हूं, दैट का यूज कर सकता हूं। नीचे क्वेश्चन है दिस फ्लावर्स नहीं होगा, दिस फ्लोर होगा। ग्रो इन द गार्डन आर, या तो फिर अब दिस को दीज करो, फ्लावर्स ठीक है, इसको दीज करना, दिस के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है, दीज फ्लावर्स होगा, यहां पे दीज फ्लावर्स होगा। दैट तो सबके साथ आ सकता है, तो दैट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, दैट की तो बात ही नहीं चल रही, वो तो आ ही सकता है, उसे तो आप भूल जाओ। ये तो मेरे को बस ये दिखाने के लिए कि कभी दैट आया हुआ गलत नहीं होता है, आया हुआ दैट कभी गलत नहीं होता है। मैंने बोला दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स मेरे भाई एक नाउन है, यहां पे मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन लेनी है, रिलेटिव प्रोनाउन लेनी है। आप बोलेंगे जी यहां पे जो फ्लावर्स है ना वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, फ्लावर्स जो होते हैं इसे फ्लावर्स बोल लो, फ्लावर्स बोल लो, तो अलग अलग लैंग्वेज में, ब्रिटिश में और अमेरिकन में अलग अलग बोला जाता है। ये जो फूल है ये मानव नहीं है, फूल कोई मानव तो है नहीं, तो मेरे भाई हु तो नहीं आ सकता ना, तो अगर हु नहीं आ सकता तो हुम का केस भी नहीं आ सकता। भाई हु होता था, हुम होता था और हुज होता था, तो हु वाले केस नहीं आ सकते, हु नहीं आ सकता, मानव के लिए आता है, तो हुम भी मानव के लिए आता है, हुज भी मानव के लिए आता है, तो ये तो केस नहीं आ सकते। ना हुज आ सकता है, इसका मतलब विच आएगा, यहां पर विच आ गया। बात समझ में आई भाई, मानव के लिए हु का यूज किया जाता है, तो हु का यूज मानव के लिए होगा, हुम का यूज मानव के लिए होगा, और हुज का यूज मानव के लिए होगा। विच का यूज नॉन लिविंग बीइंग के लिए होगा, एनिमल के लिए होगा, बर्ड के लिए होगा। विच का यूज ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ विच के बाद नाउन आनी चाहिए। बात इतनी सी है कि ऑफ विच के बाद तो नाउन आएगी, हुज के बाद तुरंत नाउन होना चाहिए, इन दोनों का यूज होता है मानव के लिए। हाँ जी जी, कुछ केस में जरूर आता है, कुछ केस में करण साहजी हम वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, टेंशन मत लो, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। सी इज अ वुमेन, सी इज अ वुमेन, और ओपिनियन आई रेस्पेक्ट। अब यहां पे वूज आएगा, वूम आएगा, विच आएगा, बताओ जी क्या होगा सही आएगा आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया ना तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, मेरे को खुशी सी होगी इसका, अगर आपने आंसर दिया। थर्ड में हूं तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। सी इज अ वुमन, यह एक औरत है जिसका ओपिनियन की मैं रेस्पेक्ट करता हूं, यह एक औरत है जिसके ओपिनियन विचारों की मैं रेस्पेक्ट करता हूं, ये इसकी हिंदी होगी जी। जो हुज वाले हैं ना, कसम से उन्होंने ना मजा खड़ा कर दिया है, जिन्होंने हुज आंसर दिया। आप बोलेंगे जी ओपिनियन जो है एक नाउन है, अब जो पहले आया है वो एक वुमेन आई है, वुमेन के लिए विच नहीं आ सकता, ना ही विच के केस आ सकते हैं, क्योंकि वुमेन ह्यूमन बीइंग है, तो हु या उसके केस आएंगे। हु के केस हु होते हैं, वोम होता है, और हुज होता है, वूज, हु हुम हुज। आप बोलेंगे हु आता है सब्जेक्ट के स्थान पर, वूम आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर,
और हुज की शर्त है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, माई के बाद ओपिनियन आना चाहिए ना, ऐसी हुज के बाद ओपिनियन आना चाहिए, तो यहां पे सही आंसर होगा हुज। तो हुज सही आंसर है, हुम गलत है, विच गलत है। अब हु और हुज में भी मैं आपको अंतर समझाऊंगा, हु कहां पे आता है, हुम कहां पे है। हुम वाले बिल्कुल गलत है आपका आंसर। एक सिंपल सी मैंने आपसे एक बात बोली थी, जैसे माई के बाद बुक आता है ऐसे ही हुज के बाद बुक आता है, मतलब एक नाउन आती है, और अगर तुरंत बाद नाउन है, अगर तुरंत बाद नाउन है, यहां पे तुरंत बाद ओपिनियन एक नाउन है, विचार नाउन है। अगर बाद में नाउन है तो जैसे हुज बुक होता है ऐसी हुज ओपिनियन होगा, हुज ओपिनियन होगा। ठीक है, सही बात है जी। अगला क्वेश्चन है, सी इज अ गर्ल डैश पप्पी वाज मिसिंग। बताएंगे यहां पे क्या आएगा। आप बोलोगे सी इज अ गर्ल, या दिस इज अ गर्ल ज्यादा ठीक है, दिस इज अ गर्ल। यहां पे गर्ल है, यहां पे मेरे को ह्यूमन जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अब गर्ल एक मानव है तो उसके लिए हु या उसके केस आएंगे। हु का केस एक तो हु होता है, हुम होता है, और एक हुज होता है, हुज होता है। हु सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, हुम ऑब्जेक्ट के स्थान पर, हुज के बाद नाउन आती है। जैसे माई बुक होता है ना, माई के बाद बुक आती है। आई मी माई होता है ना, आई मी माई, आई सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट, माई के बाद बुक, हु सब्जेक्ट हुम ऑब्जेक्ट, हुज के बाद बुक। तो आगे पप्पी दे रखा है, पप्पी एक नाउन है, इसमें भी मेरे भाई हुज आएगा, हुज आएगा, हुज आएगा। बात सही है क्योंकि आगे पप्पी नाउन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सी इज द वन डैश आई लव द मोस्ट। अब देखो मैंने बोला जो वन आता है वो किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, किसके लिए आता है। वन आता है मानव के लिए। मैंने आपको कल ही इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ाया था, एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, या खाली वन मानव के लिए आता है। तभी तो हम उसके लिए ही प्रोनाउन यूज कर रहे थे, वन मानव के लिए आता, वन एक प्रोनाउन। तो मेरे भाई यहां पे हु के केस आएंगे क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है। वन जो होता है वो मानव के लिए आता है, वन आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो। यस, सी इज द वन, यह वह है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, ये वो बोलना चाह रहा है। तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए या तो हु आता है या हुम आता है। तो हु के केस आएंगे, विच तो नहीं आएगा। हु के केस होते हैं हु, हुम, हुज। ठीक है, तीन केस होते हैं। हुज के बाद एक नाउन आनी चाहिए, तो आगे नाउन तो नहीं है तो हुज तो गया। अब आप मुझे बताएंगे हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा या हुम आएगा, बताओ क्या होगा सही आंसर। क्या मुझे आप एक बात बताएंगे, क्या किसी को यह डाउट है कि हुज कहां पे आता है। मैंने बोला था हु और हुम मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कहां पे हु आएगा कहां पे हुम आएगा। हुज के तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए, हुज तो सिर्फ आ जाता है, जैसे आगे नाउन था, पहले ह्यूमन बीइंग था, बाद में नाउन था, हुज आ गया। पहले ह्यूमन बीइंग है, बाद में नाउन है, हुज आ गया। पहले ह्यूमन बीइंग नहीं है तो विच के केस आ जाएंगे, पहले ह्यूमन बीइंग नहीं है तो विच के केस आ जाएंगे। अब बात आके फंस रही है कि मैं हु का यूज करूं, हुम का यूज करूं। अगर हु या हुम में से यूज करना होगा तो मेरे भाई यहां पे यूज होगा हुम का। आप बोलेंगे जी हु का यूज क्यों नहीं हुआ, हमें यह बात समझ में नहीं आई। और एक और मैं बात बताऊं आपको, यहां पर हुम भी नहीं आएगा, यहां पर दैट आएगा, यहां पर दैट आएगा, हुम भी नहीं लगा सकता मैं। वो बात पे भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये बात भी आप आगे पढ़ोगे। अब हम उस बात पे आ जाते जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही वर्ब होती है। सब्जेक्ट का मतलब है मेरे भाई सब्जेक्टिव केस, जितने सब्जेक्टिव केस होंगे ना, जो सब्जेक्टिव केस होंगे उतनी वर्ब होंगी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस को वर्ब चाहिए। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्टिव केस में वर्ब को लिए बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता।
तो वर्ब होंगे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने, वो तो चलो वो बात मैंने आपको वहां पे बता दी। मैंने बोला सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे। अब बात आप बहुत ध्यान से समझना, बात को आप बहुत ध्यान से समझना। मैं पूछता हूं आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई एडजेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज एडजेक्टिव केस है। माई के बाद बुक आती है, हुज के बाद बुक आएगी, मतलब इनके तुरंत बाद नाउन चाहिए, तो इन दोनों को तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब कंफ्यूजन बना कि कहां पे मैं आई का यूज करूं, कहां पे मी का यूज करूं। तो वर्ब से पहले आई का यूज, वर्ब के बाद मी का यूज। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो वाला सीन आपको याद, उनके बाद मी आता है, नहीं तो आई आता है। अब ये सेंटेंस में बीच में आते हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और मेरी पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखने का सबसे मुश्किल मेरे को यही चीज सीखनी लगी थी, सबसे मुश्किल चीज यही सीखने लगी थी। मैं आपसे पूछता हूं सेंटेंस में हु सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा? अगर किसी सेंटेंस में हु आएगा तो वो मेरे भाई सब्जेक्ट बनेगा, और अगर हु सब्जेक्ट बनेगा तो अपनी वर्ब मांगेगा, वर्ब। ये जोड़े में चलता है, ये है शादीशुदा इंसान, ये शादीशुदा इंसान है, ये जोड़े में चलता है। ये सब्जेक्ट है, इसको अपनी वर्ब चाहिए। ये हीर है तो इसको रांझा चाहिए, ये लैला है तो इसको मजनू चाहिए, सॉरी ये रांझा है तो हीर चाहिए, मजनू है तो लैला चाहिए, ये गुलाम है तो इसे अपनी जोरू चाहिए। ये चलता है जोड़े में। ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब चाहिए। और ये जो इंसान है ना, वो भैया अखंड अखंड सिंगल है, ये अखंड ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। ये रंडवा इंसान है, इसको कोई चाहिए ही नहीं, ये अकेला आता है, ये आता है अकेला। अब जहां जहां पे हु आया था वहीं वहीं पे मैं आपको, वो तो कहीं पे आया ही नहीं अभी तक तो कोई। जैसे मैंने यहां पे हु लगाया था, जैसे मैंने यहां पे हु लगाया है ना, अब वो चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि यहां पे हु क्यों आया था। देखो द टीचर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 लिख दिया मैंने। अगर मैं हु लगा रहा हूं, हु एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब मैं इसको सब्जेक्ट 2 लिख दूं। हु टीच अस, हु ये टीच था, मैंने आपको टीच किया था, TEACHES, ठीक है। इसको मैंने आगे बोला था इंग्लिश इज अ सिंपल मैन, मैंने बोला था आगे गलत है ना, ठीक है, ये मैंने बोला था। ये सेंटेंस कुछ बड़ा था और ये गलत टाइप हुआ है। सेंटेंस पूरा ये है, द टीचर हु टीच अस इंग्लिश इज अ सिंपल मैन। एक सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा। देखो द टीचर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, सब्जेक्ट बना है, और हु जो है ये सब्जेक्टिव केस है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। टीच से एक वर्ब है, वर्ब 1 होगी, ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इज वर्ब 2 है, तो सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, 2 वर्ब, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। अगर वर्ब कम पड़ जाती है तो हम हुम का यूज कर लेंगे, अगर वर्ब कम पड़ जाती है तो हम हुम का यूज कर लेंगे, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं, सोहन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, नाउन है, सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट के स्थान पे आया। हु एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 हो गया। हु सब्जेक्टिव केस है तो एक सब्जेक्ट है, तो मतलब कि सोहन को अपनी अलग वर्ब चाहिए, हु को अपनी अलग वर्ब चाहिए, इसको अपनी अलग वर्ब चाहिए, इसको अपनी अलग वर्ब चाहिए। तो सेंटेंस में 2 वर्ब होनी चाहिए थी, यहां से यहां तक एक आना था। सेंट जो है मेरे भाई वो वर्ब 1 है। हु सेंट यू द बुक्स इज माई क्लासमेट, हु सेंट यू द बुक्स, हु सेंट यू द बुक्स इज माई क्लासमेट। तो मेरे भाई सेंड सेंट सेंट ये V1 है, वर्ब एक वर्ब तो ये हो गई, और इज वर्ब 2 हो गई। सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब जी, हाँ जी बिल्कुल। सर हमें पता कैसे चलेगा, क्या पता चलाना है, वही तो मैं जानना चाहता हूं, क्या पता चलेगा।
इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसफर करें। मेरे भाई 5th क्लास में जाके एडमिशन लो, 5th क्लास में जाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट नहीं करनी आती, तो लेकिन अब आप टीचर से जाके मैथ की क्लास में टीचर से ये बोलो सर जी मैं 2 को 3 में कैसे जोड़ूं, मेरे को जोड़ना नहीं आता, तो टीचर आपको बोलेगा आप पहले 2 लाइन लिखो, 1 2, 3 जोड़ना है 3 लाइन लिखो, 1 2 3, फिर इनको जोड़ो 1 2 3 4 5, और 2 और 3 5 होते हैं। तो ये टीचर आपको कंपटीशन में सिखाने नहीं बैठेगा मैथ में, वो बोलेगा आप जाके 3rd 4th 5th क्लास ज्वाइन कर लो, वो आपको सिखा देंगे। तो आप बोलो सर जी मेरे को हिंदी बतानी बिल्कुल नहीं आ रही, अगर थोड़ी बहुत नहीं आ रही तो बात चल जाएगी, आपको इतने सिंपल सेंटेंस की हिंदी बनानी आ रही तो आप 5th क्लास का ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दो। क्लास स्कूल आप ज्वाइन नहीं कर सकते, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने में कोई शर्म नहीं होती है। तो आप किसी 5th क्लास के इंग्लिश टीचर से इंग्लिश का ट्यूशन लगाओ और 6th 7th 8th 9th 10th 4 क्लास का ट्यूशन पढ़ लो, 4 महीने में आपको ट्रांसलेट करनी आ जाएगी। आप काम करो अपने रूट वर्ड्स पे, ठीक है ना, आपकी जो वो कहां पे है, जड़े कहां पे है, कमजोर। देखो आपको पता लगा यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आना है, आगे शौहन है ह्यूमन बीइंग, तो केस आएंगे हु के, हु भी आ सकता है, होम भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है। अगर आगे बुक दे रखी है, नाउन दे रखी है तो हुज आएगा, आगे वर्ब दे रखी है तो हुज तो नहीं आएगा, या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब आप सेंटेंस गिनो, वर्ब गिनो सेंटेंस में, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, सेंटेंस में 2 वर्ब हैं तो 2 सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट ये रहा, सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब के तुरंत बाद ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, और वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में और कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मेरे को हु वाला केस लगाना पड़ेगा। इसी सेंटेंस में जैसे कि मैं मान के चलूं यहां पे आना तो दैट है, मेरे को कैसे पता चला यहां पे हु नहीं आएगा हुम आएगा। आप बोलोगे सी एक सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है V2, तो सब्जेक्ट वर्ब पेयर इधर है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर इधर है। अगर आपने यहां पे हु लगा दिया तो मेरे भाई हु को वर्ब चाहिए, सेंटेंस में हु की वर्ब कहां है, सेंटेंस में हु की वर्ब कहां है, आप मुझे ये बता दो, बताओ सेंटेंस में हु की वर्ब कहां है, बताओ, नहीं है ना। अब ये चलता है जोड़े में, इसका जोड़ीदार है ही नहीं, इसके जोड़े की वर्ब नहीं है, तो रंडवा इंसान को यहां पे ला दो, हुम रंडवा है, इसको वर्ब नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहां पे बोल रहा था हुम लगा देते। अगर मैं बोल दूं दिस इज द मैन, मैं यहां पे बोल दूं, या मैं बोल दूं दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ये ऐसे सेंटेंस कर लो, अब हुम आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए और बनाता हूं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है इसमें आप हु और हुम में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं, ऊपर का क्वेश्चन है दिस इज द पर्सन, ये वो पर्सन है डैश हेल्प मी इन माई बेड टाइम, जिसने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की। नीचे है दीज आर द पॉलिटिशियंस, ये वो राजनीतिक हैं, लोग हैं हु डैश यू ऑलवेज
टॉक अबाउट, जिनके बारे में तुम हमेशा बात करते हो। आपके सामने ऑप्शन वही है। ऑप्शन देखो कितने रखूंगा मैं। ऑप्शन नंबर 1 हु, ऑप्शन नंबर 2 whom, ऑप्शन नंबर 3 whose, ऑप्शन नंबर 4 which, ऑप्शन नंबर 5 of which, ऑप्शन नंबर 6 दैट। आप बोलोगे जी दैट अगर ऑप्शन में तो वो तो आंख देख के बंद है, दैट इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, तो मैं दैट को यहां से हटा देता हूं। अब इसका मतलब ऑप्शन आपके सामने 5 है। अब आप मुझे बताएंगे क्या आएगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर जी दिस एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 डैश डैश, वर्ब 2 ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है। इन माई बेड टाइम, माई के बाद नाउन आना चाहिए, बेड एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, माई के बाद नाउन आ गई है। वर्ब बैठी हुई है अकेली, इसका जोड़ीदार मेरे को चाहिए, इसका जोड़ीदार मेरे को चाहिए। अब जोड़ीदार चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि वर्ब खाली रहेगी अकेली, ये अकेली नहीं रहती, ये अपने जोड़े के साथ आती है। लैला कभी बिना मजनू के नहीं रह सकती, तो मेरे भाई लैला अकेली है, इसका इसको मजनू दे दो। तो आप बोलोगे पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है, पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है, तो विच नहीं आ सकता, विच का कोई केस नहीं आ सकता। हु के केस आएंगे। हुज के तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए थी, आगे वर्ब है, हुज भी नहीं आएगा, हुज बुक होता है। या तो हु आएगा या हुम आएगा, ये हुम है, या तो हु आएगा या हुम आएगा। आप बोलोगे कि सेंटेंस में वर्ब अकेली है, लैला अकेली है, जोड़े में मजनू चलता है, तो आपने यहां पे हु लगा दिया। अब आप बात देखो, बात कैसे सेटिस्फाई होगी। सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, ये एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। एक सेंटेंस में जितनी सब्जेक्ट उतनी वर्ब। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं क्या सीन है। दीज, ये दीज था, दीज आर द पॉलिटिशियन, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1। यू सब्जेक्ट 2, ऑलवेज जो है एडवर्ब है, टॉक्ड वर्ब 2। सेंटेंस में कोई फालतू एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, कोई फालतू एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। आप बोलोगे जी यहां पे क्या आना चाहिए। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो राजनेता होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग के साथ भाई विच नहीं आ सकता, ऑफ विच नहीं आ सकता, आगे जो है वो प्रोनाउन दी हुई है तो whom नहीं आ सकता, इसके बाद तो नाउन आनी चाहिए। अब या तो ये आएगा हु या whom आएगा। अब आप बोलो क्या एक्स्ट्रा वर्ब है, क्या एक्स्ट्रा वर्ब है? आप बोलोगे जी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, फालतू की वर्ब नहीं है, रंडवा इंसान चाहिए आपको। आपने यहां पे whom लगा दिया, क्योंकि अगर आप हु लगाओगे, आपने यहां पे हु लगा दिया तो उसकी वर्ब कहां है, हु को वर्ब चाहिए, उसकी वर्ब कहां है। अब इतनी सी बात समझ में आपको आई है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई है? अब हु और होम का क्वेश्चन कर लोगे, हु कहां पे आना है, होम कहां पे आना है, हुज कहां पे आना है, विच कहां पे आना है, ऑफ विच कहां पे आना है। भाई विच के तो दोनों केस सेम होते हैं, आपको वर्ब को देखना ही नहीं है, उसके तो दोनों केस सेम होते हैं। सब्जेक्टिव केस भी विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है, तो आप वर्ब देखोगे ही नहीं, वो अपना आप फिट हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। अगर बात समझ में आई है तो एक थंब अप करेंगे, मैं फिर आगे बढ़ता हूं, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। बताओ जी बात समझन में आई? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। इससे सिंपल में शायद मैं नहीं समझा पाता, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मुझे समझने में बड़ा मुश्किल हुआ था, बाद में मैंने ये तरीका मतलब वो हुआ था, नहीं तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था इसमें, क्योंकि इस तरीके से जब हमने पढ़ाई की थी, किसी टीचर से पढ़ा था, तो उसने हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब मैंने बोला था देखो, दैट तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, नॉन लिविंग बीइंग के लिए विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। मैंने बोला दैट तो सबके लिए आ सकता है, भाई दैट इसके लिए भी आ सकता है, इसके लिए भी आ सकता है, तो वो यहां से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर यहां से लेकिन, बट, किंतु, परंतु,
मेरे भाई मुझे ये बताओ, बैंगन के साथ अगर कोई सब्जी मिलानी हो तो कौन सी सब्जी मिलेगी? अगर बैंगन के साथ आपको कोई सब्जी मिलानी हो तो कौन सी सब्जी मिलेगी? अगर टमाटर के साथ कोई सब्जी बनानी हो तो कौन सी सब्जी बनेगी? पूड़ी के साथ सब्जी बनानी हो कौन सी बनेगी? बताओ जी। मटर के साथ कोई सब्जी बनानी हो तो कौन सी बनेगी? आलू सबके साथ आ जाता है, लेकिन बैंगन के साथ सिर्फ आलू बनेगा, मटर के साथ सिर्फ आलू बनेगा, टमाटर के साथ सिर्फ आलू बनेगा। तो ये वो मटर टमाटर हैं, बैंगन, ये वो सब्जियां हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ आलू आएगा। आपकी मजबूरी है। दैट आ तो सबके साथ जाता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल लिखा दिखे और ऑल का मतलब थिंग्स हो, ऑल देखो, ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ सकता है जब ये काउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल होता है तो ये किसके लिए आता है मेरे भाई? थिंग्स के लिए आता है। ऑल हो, थिंग्स ओनली हो या ओनली हो, द सेम कहीं पे दिख जाए आपको, कहीं पे आपको वन दिखा मिल जाए, द सेम, ये देख लेना मिट रहा है, द सेम वन दिखा मिल जाए। अगर आपको कहीं पे फ्यू लिखा हुआ मिल जाए, अगर मच लिखा हुआ मिल जाए, फ्यू मच लिटिल लिखा हुआ मिल जाए, अगर आपको कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री मिले, अगर आप कहीं पे नन दिखा हुआ मिले, याद करो मेरे साथ एक बार बोलो, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन। ये यहाँ पे वन की जगह नन कर लेना, दो बार, ये फ्लो के लिए बोला जाता है। ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन। अगर पहले जगह यहाँ पे भरना है मेरे को, इससे पहले वाली क्लोज में इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो आपकी मजबूरी है दैट लगाने। चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो, आप फंसे हुए हो। अगर पहले घर में बैंगन आ गए और आपको खाली बैंगन नहीं खाने तो आपकी मजबूरी है आलू साथ में मिलाने की। अगर सेंटेंस में ये कहीं पे आ गए, आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगानी है तो आपकी मजबूरी है दैट लगाने की, आपकी मजबूरी है दैट लगाने की। जैसे कि कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आता है? एवरीथिंग के बाद डैश है। अब देखो एवरीथिंग आता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए हु का यूज नहीं कर सकता, विच का यूज कर सकता हूं। लेकिन मैंने बोला अगर थिंग्स दिखा हुआ मिल जाए तो आप मजबूर हो दैट लगाने के लिए, यहां पे दैट आएगा। ऑल हा थिंग्स है ना, एवरीथिंग मतलब थिंग्स है, थिंग्स के साथ विच आ जाता है, लेकिन यहां पे दैट है। दोनों ऑप्शन में दैट को प्रेफरेंस दोगे। अगर ऑप्शन में दैट नहीं है, विच है, तो आप विच भी लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो। ठीक है जी, आगे कुछ क्वेश्चन। ही इज द सेम मैन, आप कूदोगे एकदम से, मैन ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के लिए तो विच नहीं आता, मैं हु लगाऊंगा। लेकिन मेरे भाई मैंने बोला अगर उससे पहले ऑल लिखा हुआ मिल जाए, थिंग्स लिखा हुआ मिल जाए, ओनली लिखा हुआ मिल जाए, द सेम लिखा हुआ मिल जाए, हाँ द सेम है, अगर द सेम है तो मेरी मजबूरी है दैट लगाने की, मैं मजबूर हूं यहां पर दैट लगाने के लिए। ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, राजो है ना, राजा राजो प्रजापति जी आई हेट यू। तो इनके साथ मैं मजबूर हूं दैट लगाने, इनके साथ मैं मजबूर हूं दैट लगाने के लिए। ऑप्शन में नहीं है तो विच आप लगा सकते हो, ऑप्शन में अगर है तो आप दैट लगाने के लिए मजबूर हो जी। एक संध्या कुमारी का अवार्ड बनता है, यहाँ पर एक अवार्ड इस गुड़िया का बनता है कुछ हमारे पास अवार्ड जो यहाँ पर हु बोल रही है, इस गुड़िया के लिए एक अवार्ड बनता है कि कह रही है जी यहाँ पर हु आएगा, इस गुड़िया का एक अवार्ड बनता है। ऑफलाइन होते तो अवार्ड हम दे देते, ठीक है जी, है ना। अब देखो, दिस इज द गिफ्ट डैश शी गेव मी ऑन माई बर्थडे, इस वाले में आप मुझे बताओ क्या आएगा। यहां पे है गिफ्ट, गिफ्ट नॉन लिविंग बीइंग है तो मेरे भाई हु तो नहीं आ सकता। क्या मैं विच लगा सकता हूं? क्या आगे ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन है? उठा के बोल दे, यहां दे,
नहीं है जी, तो मतलब मैं दैट लगाने के लिए मजबूर नहीं हूं। यहां पे विच आ सकता है और यहां पे दैट भी आ सकता है। पहले वाले में क्यों नहीं आया जी विच? पहले वाले में क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे भाई पहले वाले में द सेम था ना, तो मैं मजबूर था। आप बोलोगे जी यहां पे भी तो मैन है, तो मैन के लिए तो हु भी लगा सकते हैं, दैट भी। हु क्यों नहीं लगाया? मेरे भाई मैंने आपको वर्ड बताया ना, ऑल थिंग्स ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। इनके साथ आपको सिर्फ दैट लगाना है, आप मजबूर हैं। यहां गिफ्ट से पहले वो कोई भी वर्ड नहीं है, तो आपका मन करे विच लगाओ, आपका मन करे दैट लगाओ, आप मजबूर नहीं हो। आप मजबूर नहीं हो। आप मजबूर नहीं हो। बात समझ में आ रही? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो बात समझो। अगर ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग दैट तो लगता ही लग सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग है तो आप विच वाले केस हु वाले केस लग सकते हो, नहीं है तो विच वाले। लेकिन अगर ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन है, तो आप फंस गए हो। आप फंस गए हो, आपकी मजबूरी है दैट लगाने की। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट, हो गया यहाँ पे द लगा लेना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। लार्जेस्ट एनिमल डैश एवर लिव्ड। आप बोलोगे जो एनिमल के लिए ना मैं विच का यूज करता हूं, आप कुदक के विच लगा दोगे, लेकिन मैं हु तो नहीं आएगा। एनिमल बर्ड के लिए हु का यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे जो लार्जेस्ट है ना, EST, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, आप एडजेक्टिव में पढ़ोगे। अभी आपको 50% चीजें भी समझ में आ रही है ना, तो जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो ये वाली सारी बातें समझ में आएंगी। अभी कल एक मेरे पास मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो इसलिए नहीं, उसने मेरी तारीफ की थी मेरे स्टूडेंट ने, वो इसलिए कि उसने मेरी फीलिंग समझ के जो वर्ड, जो बातें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वही बातें मुझे बताई। उसने बताया सर आपने बोला था 40 दिन मेरे पे भरोसा करके देखो भाई, है ना, और स्पेशली 3 चैप्टर पढ़ के देखो, नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जब आपने नाउन पढ़ाया कुछ चीजें समझ में आई, फिर आपने वर्कशीट कराई और सारी चीजें समझ में आई, फिर कुछ चीजें डाउट रह गए। जब आपने प्रोनाउन पढ़ाए तो नाउन के डाउट क्लियर हुए, जब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए तो प्रोनाउन के डाउट क्लियर हुए, क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं। अब जैसे ही आपको ये ना पता हो ये सुपरलेटिव डिग्री है, अब ये है एडजेक्टिव का पार्ट, तो आप एडजेक्टिव में इसको पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज वहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको अजीब सा लगेगा। तो इंग्लिश जुड़ी हुई है, इंग्लिश बहुत ज्यादा आपस में इंटरलॉकेटेड, मतलब जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा। तो वो चीजें जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे धीरे 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 मैं आपको उनको रिलेट करके बताता रहूंगा, ठीक है। तो चीजें साफ होती रहेंगी। जो लार्जेस्ट है ना मेरे भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री है। EST वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। और मैंने आपको बताया था ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री वाले के साथ आप मजबूर हो दैट लगाने के लिए। दैट लग, अगर दोनों ऑप्शन में तो दैट को प्रेफरेंस देंगे। मेरे भाई पहले वाले में आप ये देखो द सेम है ना, मैंने आपको बोला था ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। अगर जहां पे आपको लगाना है उससे पहली वाली क्लोज में कोई भी वर्ड आ गया तो आप दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हाँ जी। आप कैसे पहचानोगे? आप थोड़ा सा तो वेट करो, आप ये भी पहचानोगे प्रिंस भैया जी, आप ये भी पहचानोगे कि कैसे कैसे पहचानेंगे। देखो, द लास्ट कार डैश आई ओवन वाज नॉट वेरी रिसेलियंट। आप बोलोगे इनमें से क्या आएगा? आपके सामने फिर वही ऑप्शंस है, विच, हु या दैट। आप बोलोगे जी द लास्ट कार। कार एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो हु नहीं आएगा, या तो विच आएगा या दैट आएगा। मैंने बोला था ऑल थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, और मेरे भाई लास्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके साथ आपको दैट का यूज करना पड़ेगा, दैट का यूज करना, दैट आएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कल पढ़ लेंगे, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कल पढ़ लेंगे। कल आपकी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी। तो आज मैंने आपको मेरे भाई पूरी क्लास में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, और जो कि मैंने स्पीड को बहुत कम रखा, स्पीड को मैंने बहुत कम रखा था, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट होता है, इसको सिखाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने स्पीड कम रख के और एक छोटी से छोटी बात भी आपको बताने की कोशिश की।
ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा और तरीका भी पसंद आया होगा कि हाँ जी रिलेटिव प्रोनाउन। एक मेरा भाई बोल रहा था सर हम पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन कहां से, आप ऐसे पहचानोगे। आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, ठीक है, आप ऐसे पहचानोगे, बस एक सैंपल दे रहा हूं कि आप आगे चल के कैसे पढ़ने वाले हो। दिस एक एडजेक्टिव बोलता है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो इज सिंगुलर वर्ब आई हुई है। दा के बाद गिफ्ट इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आप बैक जाके देखोगे, गिफ्ट एक नॉन लिविंग बीइंग है, और नॉन लिविंग बीइंग है उसके साथ आप विच यूज कर सकते हो या दैट यूज कर सकते हो। अगर विच दैट ठीक लगा हुआ है ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, मतलब ये क्लोज वन हो चुकी है। आगे सी सब्जेक्ट है और गेव V2 है, सब्जेक्ट के साथ गेव चल सकती है, और गेव के बाद टू है, टू प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन एक प्रेपो है और प्रेपो के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो माई एडजेक्टिव है, बर्थडे नाउन है। आप एक एक चीज को ऐसे पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम ऐसे पहचानेंगे। तो वो कहीं ना कहीं तो गलती देगा, जैसे इस वाले में तो यहां पे गलती है, आगे वाले में वो प्रेपो के बाद सब्जेक्टिव केस लगा देगा, किसी में वो जो माई के बाद नाउन नहीं लगाएगा, किसी में वो V2 गलत दे देगा। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे पहचानोगे, आप एक एक वर्ड की एक एक शर्त पे चलते हुए चलोगे तो आप पहचान जाओगे। ठीक है जी, ओके। नाउन की वर्कशीट मेरे भाई मैंने आपको दे दी है टेलीग्राम ग्रुप में भी, और जो नाउन की लास्ट क्लास है ना ये आपके MTS 2.0 बैच की लास्ट क्लास में सबसे नीचे अटैच है, लास्ट क्लास में सबसे नीचे अटैच है, आप वहां पे जाके चेक करें। संडे में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस बार की प्रोनाउन नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन संडे 9 बजे हम रखेंगे, संडे 9 बजे यूट्यूब पर डेफिनेटली होगा। ठीक है जी, हाँ ओके ओके। आगे चल, सॉरी, क्लास को यहीं पे खत्म करते हो।